की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। नए वित्त वर्ष में आप सबका स्वागत है। 2016 क्या 2015 से बेहतर साबित होगा, और जिस तरह का मूड बाजार में दिख रहा है एक लंबे वीकेंड के पहले, क्या होगा बाजार में, क्या हो आपकी ट्रेडिंग रणनीति। अपनी पोजीशन को होल्ड करें, नई पोजीशन बनाएं, और बनाएं तो लॉन्ग साइड पर या फिर शॉर्ट साइड पर, और क्या करें इन सब पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। हमने देखा है नए साल की शुरुआत ऑफ कोर्स एक इंटरेस्टिंग नोट पर रहेगी। काफी चीजें बदलेंगी जरूर। सर्विस टैक्स के चलते भारी मार पड़ेगी अनिल स्पेंडिंग पर, लेकिन होपफुली वो पैसा हम बना पाएंगे। मार्केट में उम्मीद यही है। कल हमने देखा थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई है हाई से। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हर्षिता, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। आज 1 अप्रैल है, फूल्स डे, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है। जनरली लोग अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं होते हैं। क्या कोई एक फाइनेंशियल रिजोल्यूशन आप करना चाहती हैं आज पहले दिन? नहीं, फिलहाल मैंने सोचा नहीं है, बट आई हैव टू गिव इट सम टाइम अनिल। बस ये और ज्यादा झांसे में ना आए और गलत निवेश करके बेवकूफ ना बने। आई गेस तो सबका रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसी थीम पर आज हमारा खास शो है सौदा आपका में कि वो स्टॉक्स जो आपको अप्रैल फुल बनाते हैं, तो अप्रैल फुल ना बने, उन स्टॉक से किस तरह से सावधान रहे। लेकिन चलिए, पहला दिन है फाइनेंशियल ईयर का, और हम उम्मीद करें कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आज भी रहे। लंबा वीकेंड है, लेकिन कल के सेशन में हल्का जो इंटरेस्टिंग बात दिखी वो ये कि मजबूती होनी तय थी। साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, और उस लिहाज से फंड्स की खरीदारी होना भी लगभग तय था। लेकिन हुआ ये कि जो सेकंड हाफ में एक सेल ऑफ आया वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा ट्रिगर करते हुए दिख रहे थे, और जो हम डेटा एनालाइज करेंगे वो बेहद इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स फिर से अलग तरह की रणनीति के साथ बाजार में उतर रहे। और उस लिहाज से लंबे वीकेंड के पहले ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को किस तरह से बनाकर चलेंगे आगे, ये आज के सेशन के लिए काफी अहम होगा। जी हाँ, वो काफी अहम रहेगा कि कितना यहाँ पर पैसा आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इंटरनेशनल क्यूज से क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली फिर से दिखी है। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए ये बताने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का माहौल क्या है और क्या असर हम पर पड़ेगा। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लास्ट डे था फाइनेंशियल ईयर का, और अक्रॉस द ग्लोब कमजोरी के साथ कामकाज देखने को मिला। इनफैक्ट 2 दिनों से हम बात कर रहे थे अमेरिकन मार्केट्स हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन कल एक ट्रेंड रिवर्सल था। कल अच्छा खासा प्रेशर वहां पे, इनफैक्ट 1% के आसपास के दबाव के साथ तमाम बेंचमार्क्स यूएस में क्लोज होते हुए नजर आए। डाउ में तो 200 अंक के आसपास ही कमजोरी थी। आपको याद होगा कल हम हाईलाइट कर रहे थे कि 250-260 अंक की मजबूती थी, तो ऑलमोस्ट वो मंडे के पूरे गेन्स कल के ट्रेडिंग सेशन में वाइप आउट होते हुए नजर आए। और कई सारे रीजन है जिसके चलते अमेरिका में एक नर्वसली ट्रेड या नर्वसनेस के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब कई लोग मानने लगे कि जनरल इकोनॉमिक कंडीशन जो अमेरिका में है वो इस समय बड़ी चैलेंजिंग है। खासतौर पर जिस तरह का डोमेस्टिक डेटा आ रहा है उसको लेकर थोड़े से लोग कंसर्न्ड हैं। और इस आज से ध्यान रखें, अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई है, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर फोकस है अमेरिका में भी। और जिस तरह से डॉलर में ऑलमोस्ट इस साल अब तक 9% के आसपास की मजबूती आ चुकी है, डर है कि शायद उसमें तमाम कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स उस लिहाज से शायद कमजोर होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कच्चे तेल में ऑफ लेट कमजोरी आई थी, वो भी अमेरिकन मार्केट्स पे इस समय वे कर रही है। और इन सब के चलते अमेरिकन मार्केट में देखा दबाव के साथ कामकाज। क्योंकि अमेरिका की बात करें, आपको बता दूं, हम तो एक लंबे वीकेंड पे जाने वाले हैं। अमेरिकन मार्केट्स में भी हालांकि गुड फ्राइडे के चलते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में छुट्टी होने वाली है, लेकिन उस दिन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मंडे की ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से, किस तरह की रीडिंग वो नंबर्स देते हैं और बाजार कैसे देखता है उसको, फेड रेट्स के फ्रंट पे किस तरह का मूवमेंट होगा। यूरोप के केस में भी हमने देखा 1 से 1.25% के आसपास के दबाव के साथ वहां के मार्केट ट्रेड कर रहे थे, और वहां पे मेजरली कहना चाहिए मुनाफा वसूली का दबाव था। ध्यान रखें, इस क्वार्टर में इनफैक्ट 2009 के बाद सबसे बेहतरीन क्वार्टरली गेन्स यूरोप ने क्लॉक करे हैं। ऑलमोस्ट 16% के आसपास इस क्वार्टर में गेन्स क्लॉक हुए थे, तो वहां पे ऑब्वियस था थोड़ा सा मुनाफा वसूली का प्रेशर आएगा, और कल की ट्रेडिंग सेशन में ऐसा हुआ, मुनाफा वसूली का दबाव था। साथ साथ जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, जिस तरह से ग्रीस के देनदारों को लेकर अभी भी कंसर्न बनी हुई है, वो सब वहां पे सेंटिमेंट्स पे वे कर रहे थे। और इसीलिए जिस तरह की कमजोर यूएस और यूरोप से लीड देखने को मिली, जिस तरह से कमजोर सेंटिमेंट्स की रीडिंग आ रही है, जापान जैसे मार्केट्स खासतौर पर ध्यान रखें, वहां पे जो सेंटिमेंट्स थे जापानीज कॉर्पोरेट्स के, वो बड़े कमजोर हुए अनएक्सपेक्टेडली। इसलिए जापान के मार्केट यानी कि निक्केई में हमने देखा 3 वीक के लोज के आसपास कामकाज हो रहा था। हालांकि तमाम एशियन मार्केट्स अपने लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह है चाइना का मार्केट, शंघाई का।
जहां पे जो PMI डेटा आया है वो उम्मीद से बेहतर है। 49.9 प्रीवियस रीडिंग थी, 50.1 पे वो नंबर आया, इसीलिए लो लेवल से रिकवरी। लेकिन SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद हल्की कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होते हुए नजर आए। जी हाँ, 15 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड वहां पर बनता हुआ। अनिल, ये अमेरिका में थोड़ा सा सेल ऑफ, एशिया में थोड़ी सुस्ती, उससे हमारी शुरुआत भी थोड़ी ढीली रह सकती है। होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अमेरिकी बाजारों के 200 पॉइंट का सेल ऑफ ना उनको अंदाजा था ना हमें अंदाजा था, और आप देखें तो देर रात SGX निफ्टी इनफैक्ट मजबूत ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। आखिरी आधा घंटा अमेरिकी बाजारों के लिए भारी पड़ता हुआ दिखा। लेकिन एक संकेत जो अमेरिकी बाजारों से हमें पढ़ना चाहिए, वो कल के सेशन को छोड़ दीजिए, लेकिन पिछले 10-12 सेशन से एक चीज जो साफ होती दिख रही है वो ये कि डाउ में उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज आप देखते हैं 1% ऊपर या नीचे की रेंज में, कोई दिन छोड़ दीजिए जहां 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे डाउ बंद होता हुआ दिखे। अदरवाइज 200 से 300 पॉइंट की रेंज में उतार या चढ़ाव के साथ डाउ की क्लोजिंग होती हुई नजर आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साफ तौर पर अमेरिकी बाजारों में भी दो सेक्शन काफी स्ट्रांगली ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाजार के डायरेक्शन को लेकर। एक और जो डॉलर की मजबूती और इकोनॉमिक रिकवरी पर भरोसा करते हुए ये मान रहे कि रेट हाइक जल्दी होगा और वो थोड़े से बेरिश होते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी ओर ऐसे कई लोग हैं जो स्टेटमेंट्स के दम पर या कभी कभार डेटा के दम पर यह मानकर चल रहे हैं, और साथ ही ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए कि अमेरिका में ब्याज दरें बहुत जल्दी बढ़ने वाली नहीं है। और दोनों ही तरफ बड़े स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस लिहाज से अमेरिकी बाजार जब तक किसी भी न्यूज ट्रिगर पर, किसी भी डेटा पर, किसी भी स्टेटमेंट पर काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। तो अब आपके लिए जब आज शुरुआत के लिए एशियाई बाजार उतने बुरे नहीं, खासतौर से हांगकांग, शंघाई को देखिए पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो उतनी शायद ज्यादा दिक्कत ना हो कि 200 पॉइंट देखकर आप डर जाएं। लेकिन जो संकेत आपको लेना है वो सिर्फ आज सुबह के लिए नहीं लेना है, बल्कि अगले 4 दिनों के लिए लेना है। लंबा वीकेंड है हमारे लिए भी, अमेरिकी बाजारों के लिए भी, और जब आप ये उम्मीद करते हैं कि बड़े मूव्स अमेरिकी बाजारों में पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर आते हुए दिख रहे हैं, तो फिर आप सोमवार के दिन के लिए गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार हैं। तो आज आखिरी 1-1.5 घंटे में 2 बजे बाद आपके लिए ग्लोबल ट्रिगर्स ज्यादा अहम होते हुए दिखेंगे, और उस लिहाज से आपको अपनी पोजीशनिंग करनी होगी। और इस बीच अगर आप देखें कल के सत्र में जहां पर ऊपरी लेवल से बाजार में बिक्वाली का दबाव हावी हुआ है, FIIs ने खरीदारी की है। कैश में 350 करोड़ की खरीदारी हुई है। वायदे बाजार में भी आप देखें बहुत ही स्ट्रांग आंकड़ा आया है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी लगभग 300 करोड़ की खरीदारी की है। इस बीच फिर हम 200 पॉइंट ऊपरी लेवल से फिसले क्यों? अनिल, इसका रीजन एक ही है, और वो रीजन ये है कि ट्रेडर्स अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, इन सेंस कि उन्हें लगता है कि वो हमेशा समझते हैं शायद। वो अलग बात है कि वो पैसा कितना बना पाते हैं या नहीं, वो सेकेंडरी। लेकिन हाँ, एक चीज कहनी होगी हर्षिता, खासतौर से मार्च की सीरीज के आखिर में पैसा ट्रेडर्स ने बनाया है, क्योंकि FIs के डेटा उतने बुरे नहीं दिख रहे थे, उसके बावजूद करेक्शन हुआ है। तो ट्रेडर्स को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कल के डेटा में जो इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, कैश मार्केट में FIs और डोमेस्टिक फंड्स दोनों की खरीदारी है लगभग 600 करोड़ के आसपास की। अब आइए आप स्टॉक फ्यूचर्स में 630 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग 600 करोड़, यानी कि इन चारों को मिलाकर देखें तो लगभग 1900 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी FIs ने की है। कहीं स्क्रीन पर दिख रहा था शायद 1:30-2 बजे तक, लेकिन 1:30-2 बजे बाद ऐसा लगा नहीं कि डेटा इतने मजबूत आएंगे। मैं भी सोच रहा था कि कैश मार्केट में तो खरीदारी के डेटा दिखेंगे, लेकिन शायद वायदा कारोबार में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड हुआ है। और जो आप कहने की बिकवाली किसने की, बिकवाली में उन ट्रेडर्स ने की जो सिर्फ ये मानकर चल रहे हैं कि FIs और डोमेस्टिक फंड साल के अंत में NAV बढ़ाने के लिहाज से सेलेक्टिवली खरीदारी कर रहे हैं, और वो खरीदारी खत्म होने के बाद शायद नए साल में आपको एक करेक्शन देखने को मिले। पहला, 1 अप्रैल को वो फॉलो अप बाइंग नहीं आएगी। दूसरा, 4 दिनों की छुट्टी है, तो जो कुछ फ्रेश ट्रिगर्स आने हैं बड़ी बाइंग। और आप बाजार में बड़े लोगों से बात करें, ज्यादातर लोग छुट्टी के मूड में हैं और ऑलरेडी लंबे वीकेंड के पहले बाहर निकल चुके हैं। तो एक्शन आपको अगले हफ्ते से आता हुआ दिखेगा। 7 तारीख को पॉलिसी भी है, तो सोमवार मंगलवार से आपको फुल फ्लेज एक्शन होगा। तो उस लिहाज से ट्रेडर्स ने बिकवाली करना ठीक समझा। और तीसरा रीजन जो कल की बिकवाली का है वो ये है कि जब आप इतने पिटे हुए हैं और 2 दिनों में आपको निफ्टी में लोअर लेवल से लगभग 250 पॉइंट की 250 पॉइंट की आपको उछाल दिखे, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग करने में हर्ज किया या फिर अपनी फंसी हुई पोजीशन कम करने में हर्ज किया है, तो वो दिखा है। लेकिन जहां तक डेटा का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं हर्षता कि कल के डेटा बेहद मजबूत है, कैश मार्केट के भी, वायदा कारोबार के भी, और साफ तरफ हर जगह, चाहे एक बैंक निफ्टी को छोड़ दें जिसे हम एनालाइज करेंगे, अदरवाइज हर जगह लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी है, शॉर्ट पोजीशंस कवर होती हुई दिखी है, बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की। तो डेटा तो बिल्कुल आज सपोर्ट करने वाला है। लेकिन वायदे बाजार में ऑफकोर्स बैंक निफ्टी में हमने देखा बिकवाली हावी रही है। क्या ओवरऑल ट्रेडर्स की ओर से भी थोड़ा बहुत माहौल कंफ्यूजन का है? ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि बाजार में लॉन्ग रहने में समझदारी नहीं है। लेकिन वो रुझान बड़े इन्वेस्टर्स का नहीं है, FIs का नहीं है।
दिक्कत बाजार की और वायदा कारोबार की एक ही है, बैंक निफ्टी। आप कल भी देखिए 1% के आसपास बैंक निफ्टी कमजोर हुआ है और बैंक निफ्टी में 77,000 शेयर नए जुड़े, यानी कि शॉर्ट्स वहीं बने, उसके अलावा कहीं शॉर्ट्स नहीं बने। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनी है, निफ्टी में कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है और कुछ लॉन्ग पोजीशन बनी है, तो वहां पर भी डेटा अच्छे हैं। एक दिक्कत और है, एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूं, वो है प्रीमियम का। कल के सेशन में देखिए 43 पॉइंट की प्रीमियम घटकर रह गई। अब इसका मतलब क्या है, सीरीज के आखिरी दिन अगर प्रीमियम 113-115 पॉइंट की और सीरीज के एक दिन पहले प्रीमियम 135-140 पॉइंट तक पहुंची थी, और अगर 4 ट्रेडिंग सेशन में ये प्रीमियम घटकर 43 पॉइंट पर आ जाए, यानी कि आपको लगभग 90 पॉइंट का नुकसान प्रीमियम के तौर पर होता है, तो ये संकेत साफ है उन ट्रेडर्स के लिए जो कि रोल ओवर करते हैं सीरीज के आखिर में, कि आप इतनी भारी भरकम प्रीमियम देकर रोल ओवर करेंगे तो पैसा बनाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बाजार में अपसाइड हो भी जाए तब भी आप तो 100 पॉइंट प्रीमियम के तौर पर नुकसान कर बैठे हैं। तो ये एक देखने वाली बात है हमेशा हर सीरीज में, कि आप भारी भरकम प्रीमियम पर रोल ओवर करने के पहले सोचें। दूसरा जो आंकड़ा दिख रहा है जो आज के लिए अहम है, वो ये है कि कल हमने देखा था 8,400 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होता हुआ दिखा था पुट में, ये अब 100 पॉइंट नीचे की रेंज में गया है 8,300 पर, तो हल्की सी डाउनसाइड खुलने की रिस्क यहां पर इस आंकड़े में नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा जो आंकड़ा है, पुट कॉल रेशियो स्टेबल है 0.86 पर, कोई खास बदलाव नहीं, और ओपन इंटरेस्ट में ऑप्शंस में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं। 8,300 और 8,800 इन दो लेवल पर पुट और कॉल में ओपन इंटरेस्ट 5-5 लाख शेयर का बढ़ा है, तो बाकी आंकड़े स्टेबल है। दिक्कत है कि ये वायदा कारोबार के आंकड़े में नेगेटिव में बैंक निफ्टी और पॉजिटिव है स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स। लेकिन नए वित्त वर्ष में कहां पर पैसा बनेगा उस पर हमारा फोकस रहेगा। आज के इस पहले सत्र में वित्त वर्ष के FY15 के ड्रीम रन के बाद के FY16 में भी जारी रहेगी पैसे बनाने का सिलसिला। FY16 में बाजार के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स है, इस पर 8:30 बजे आप देखिए बाजार के 3 दिग्गजों के साथ चर्चा। हमारे साथ होंगे इंडिया इन्फोलाइन के चेयरमैन निर्मल जैन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल और कोटक महिंद्रा AMC के MD और CEO निलेश शाह। और इसमें सबसे एक बेहतरीन बात जो हटता है, जो हम रामदेव अग्रवाल साहब से हमने जो बात की, एक स्टेटमेंट उनका जो वाकई में हर व्यूअर को देखना चाहिए आज, 10% की रिस्क और 100% का मुनाफा। मैं ज्यादा डिटेल में इस वक्त नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो बात है ये किस तरह से आपकी वेल्थ बना सकती है फाइनेंशियल ईयर 2016 में, ये जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। नए वित्त वर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी उस पर हम चर्चा करेंगे जरूर आज दिन भर CNBC आवाज पर। लेकिन आज के ट्रेड में क्या ओपनिंग रह सकती है और किस तरह की फिर आपकी रणनीति आगे बनाई जाए, उस पर एक चेक ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज याद रखिए थोड़ी सी मुनाफा वसूली वाले हैं। अमेरिकी मार्केट्स में करीब 200 पॉइंट की गिरावट दिखी और एशिया में भी कुछ नरमी का ही मोड बनता हुआ दिखाई दिया। अनिल, ओपनिंग नरम रहेगी लेकिन आगे क्या ट्रेड बनता है? बाय ऑन डिप्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मार्केट अब भी बाय ऑन डिप्स का है, और 8270 का जो हम बॉटम बनाकर एक करेक्शन या यूं कहें कि रिकवरी देते हुए दिख रहे हैं, वो रिकवरी बरकरार रहेगी। तो अब आपके लिए रिस्क एक ही है कि 4 दिनों की छुट्टी में क्या होगा, उसके बाद आप क्या करें। तो लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि जो रिस्क लेगा उसे ही रिवॉर्ड मिलेगा, और अगले हफ्ते में आपके लिए पॉलिसी का ट्रिगर। अब पॉलिसी में क्या हो सकता है, कुछ नेगेटिव तो आएगा नहीं, रेट कट नहीं होगा, ये बाजार लगभग मानकर चल रहा है। तो पॉलिसी में सबसे बड़ा कंफर्ट आपको ये कि नेगेटिव नहीं आने का बाजार की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो हो सकता है फिर आपको सोमवार मंगलवार से बाजार में एक फिर से रनअप बनता हुआ नजर आए। डेटा देखिए FIs के पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स भले वोलेटाइल है लेकिन ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स ने ट्रेंड नेगेटिव दिखा रखा है। दूसरा ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो पार्टिसिपेशन आया, हो सकता है आज थोड़ा ठंडा होता हुआ देखिए, क्योंकि ईयर एंड हो चुका तो एक फॉलोअप बड़ी बाइंग ना आए। लेकिन एक बात और जो ध्यान में रखनी है और जिसकी वजह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ज्यादा न गिरे, वो ये कि छुट्टियों की वजह से सेटलमेंट्स जो क्लब होते हुए दिख रहे हैं, तो कई लोग जो कल या परसों में खरीदारी करके बैठे हैं वो आज बेच नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर बिकवाली का प्रेशर आना भी है तो वीकेंड के बाद आना है। नेगेटिव ग्लोबल मार्केट्स ने थोड़ा बैंक निफ्टी है और हायर लेवल पर कल जो प्रेशर बनता हुआ दिखा उसने सेंटिमेंट कमजोर किया है। तो अब आपको ट्रेड कैसे करना है, पहला लेवल है 8450 नीचे का, जो कल का लो भी मानकर चल सकते हैं। यहां पर आपको खरीदारी करनी है और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 8400 के आसपास का 50 पॉइंट की रिस्क के तौर पर। तो आज कमजोर शुरुआत हो, जैसे जैसे आप 8450 के नजदीक पहुंचे वहां खरीदारी करने का मौका देखें। 8550 पहला चैलेंज है जो कल के हाई है, उसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें। उसके पार निकलने की संभावना कम है, लेकिन अगर निकले तो फिर आपको 8600 और उसके बियॉन्ड लेवल और हो सकता है 8800 के लेवल फिर अगले हफ्ते में आते हुए दिखे, अगर आज हम 8550 के ऊपर क्लोज दे पाए तो ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है कि क्या सेकंड हाफ में रिकवरी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से
यूरोप के बाजार कल कमजोर हुए हैं, डाउ फ्यूचर्स कमजोर हुआ। अगर सेकंड हाफ में आपको थोड़े भी पॉजिटिव संकेत मिले और आपको लगे कि 2 बजे बाद डाउ फ्यूचर्स मजबूत है और यूरोप के बाजार स्टेबल है, तो फिर शायद बाजार आपको एक सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी देकर बढ़िया क्लोज देने की कोशिश करे और अच्छी क्लोज में घबराए नहीं, लॉन्ग पोजीशंस को लेकर जाए। और अगर आप रिस्क कम लेने वाले हैं तो फिर बेहतर यह कि आप ऑप्शंस खरीदें निफ्टी के बजाय फ्यूचर्स में डायरेक्टली ट्रेड करने के, क्योंकि 4 दिनों की छुट्टी है। लेकिन पार्टिसिपेशन बाय ऑन डिप्स के तौर पर लॉन्ग साइड पर रखें, ये ज्यादा सही हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग साइड पर ही फोकस रहे और 8550 पर क्या बाजार टिकेगा, आज बाजार बंद होते होते उस पर भी ध्यान रहेगा। लेकिन कई स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, खबरों का असर काफी शेयरों पर दिखेगा। वरुण दुबे और सोनम मेहता हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स आपकी नजर में होने चाहिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले HCL टेक का अकाउंट आपके फोकस में होना चाहिए, क्योंकि एक और IT कंपनी है जिसकी तरफ से वार्निंग स्टेटमेंट्स आया है। उनका कहना रहा है कि तीसरे तिमाही में फॉरेक्स में आए उतार चढ़ाव से कंपनी के रेवेन्यूज और एबिट पर दबाव बनता दिखेगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। डॉलर रेवेन्यूज में लगभग 2.8% का इंपैक्ट, तो डॉलर एबिट पर 0.8% का इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन कंपनी कॉन्फिडेंट है कि वो अपने एबिट मार्जिन को 21 से 22% के बीच में रख पाएगी। लेकिन कंपनी को तीसरे तिमाही में लगभग $5.5 मिलियन का फॉरेक्स लॉस होगा। सद्भाव इंजीनियरिंग का अकाउंट आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की सब्सिडरी सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर को IPO के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी का अप्रूवल मिल गया है। JSW एनर्जी के काउंटर पर नजर, यहाँ पे प्रोमोटर सज्जन दंदाल JSW एनर्जी में 10 से 15% का स्टेक बेचकर QIP के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। रोड शोज को कैसा रिस्पांस मिलता है, इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि एग्जैक्टली कितना स्टेक बेचा जाएगा। वहीं ईक्लग सर्विसेज इटालिया की कंपनी CLX यूरोप को करीब 200 करोड़ में खरीदने जा रही है और इस जो पूरी डील है इसकी फंडिंग इंटरनल एक्रूवल से होगी। जुआरी ग्रुप और मैग्नोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के काउंटर पर नजर, जुआरी ग्रुप को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब CCI से मंजूरी मिल गई है। ओपन ऑफर के जरिए मैग्नोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाने के लिए 36.6% से और हिस्सा बढ़ाया जाएगा। वहीं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आपके फोकस में होने चाहिए और खासकर सबसे पहले अडानी पावर, क्योंकि हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कंपनसेटरी टैरिफ को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें परमिशन दे दी है। इसके अलावा अडानी ग्रुप जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस और बाकी सारे स्टॉक्स पे भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का ऑस्ट्रेलिया में जो करीब $16.5 बिलियन का जो माइनिंग का प्रोजेक्ट था उसमें अब रुकावट और बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एनवायरमेंट लॉबी ने इन्हें इनके अगेंस्ट केस कर दिया है। कल्पतरू पावर के काउंटर पर नजर रखेगा, आज इस काउंटर में उछाल दिखाई दे सकता है क्योंकि कंपनी को 835 करोड़ का एक ऑर्डर मिल गया है। वहीं कुछ फंड एक्शन पे नजर डालते हैं। APL अपोलो में HDFC म्यूचुअल फंड प्रूडेंस ने करीब 1.6 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 392 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे ये डील हुई है। अपोलो टायर्स में क्रेडिट स्विस ने कंपनी के लगभग 28 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 167 रुपए प्रति शेयर पर। वहीं मैग्मा फिनकॉर्प में इंडिया कैपिटल फंड लिमिटेड ने करीब 91.8 लाख शेयर्स बेचे हैं। 93 रुपीज पर शेयर के ऊपर ये डील हुई है। और कैंट रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 79 लाख शेयर्स खरीदे हैं 93 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे। आज सारे ऑटो कंपनीज आपके रडार पर रखेगा, क्योंकि ये सारी ऑटो कंपनीज अपने मार्च महीने के बिक्री के आंकड़े घोषित करेगी। माना जा रहा है या फिर एक्सपेक्टेशन है कि पैसेंजर व्हीकल्स और MHCV सेगमेंट में डिमांड रिकवरी कंटिन्यू होगी। लेकिन हाँ, 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स में एक टर्न अराउंड की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रूरल डिमांड हिट हुआ है बेमौसम बरसात के कारण। वहीं रैनबैक्सी के काउंटर पर नजर रखें, क्योंकि सन फार्मा के साथ जो मर्जर हुआ था उसके चलते आज आखिरी बार है जब ये काउंटर आपको NSE और BSE पे ट्रेड होते हुए दिखाई देगा। कोटक महिंद्रा बैंक और ING वैश्य बैंक को RBI से मंजूरी मिल गई है उनके विलय के लिए। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति तकनीकी राय लेंगे हम शेर खान के जय ठक्कर के साथ और आनंद राठी सिक्योरिटीज के देवांग मेहता हमारे साथ हैं फंडामेंटल राय देने के लिए। दोनों ही हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नए साल का पहला दिन है फाइनेंशियल ईयर का। देवांग, मार्केट पे रोज राय लेते ही आपसे, ये बताइए कि फाइनेंशियल ईयर में क्या रिजोल्यूशन है आपका नया, क्या करेंगे खास इस साल में 2016 में आप क्या करने वाले हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो सबको CNBC आवाज के सभी दर्शकों को नए फाइनेंशियल ईयर की शुभकामनाएं। रेजोल्यूशन के हिसाब से सोचा है कि जिस तरह इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन हम रखते हैं और या रखने की हम लोगों को सलाह देते हैं, उस तरह से जो फिटनेस होता है, मतलब खुद के लिए फिटनेस के लिए हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। फाइनेंशियल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों पे इक्वली ध्यान देंगे।
मेरे ख्याल से ये सबसे मोस्ट कॉमन रेजोल्यूशन होता होगा, क्यों जय? बिल्कुल बिल्कुल जी, आजकल जब तक बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो वेल्थ अगर तो वेल्थ बने ना बने, हेल्थ तो बना है। चलिए, लेकिन चार्ट्स पर क्या वेल्थ बनने के संकेत दिख रहे हैं आपको? अगर अनिल जी फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं तो डेफिनेटली एक बुल मार्केट इंटैक्ट है। वीकली मंथली चार्ट्स पर अगर ट्रेंड देखे तो कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन हमें मंथली चार्ट्स पर देखने मिले, तो मंथली चार्ट्स पर एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल नहीं है। तो एक पूरा साल आई थिंक एक बुल मार्केट जारी रहेगा आई थिंक, बट यस फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है मार्केट्स में। तो सिंस दिस इज अ ट्रंकेटेड वीक, आई थिंक ये वीक में बिफोर दिस हॉलीडेज आई थिंक आज मार्केट थोड़ा एक साइडवेज ही रहना चाहिए। और आई थिंक जैसे आपने मेंशन किया था कि 85-50 के ऊपर फिर से एक हमें ब्रेकआउट देखने मिल पाएगा, कल का जो हाई है, सो आई थिंक उसके ऊपर ही अग्रेसिव लॉन्ग्स लेकर जाना चाहिए। अदरवाइज एक साइडवेज मार्केट रहेगा, तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज चलती रहेगी आज के ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देवांग, आप अपने क्लाइंट्स को क्या सुझाएंगे कंसिडरिंग 4 दिन की लंबी छुट्टी आने वाली है? क्या आज मौका रहेगा अच्छी तेजी की पोजीशन लेने के लिए, अगर यहां से एक व्यू बन रहा है तेजी का, या फिर मूड है अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने का? हर्षल भाई, डेफिनेटली हमें लग रहा है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा मौका है, क्योंकि ऊपर से अगर हम देखें तो अराउंड 7-8% का करेक्शन हो चुका है, और स्टॉक वाइज अगर देखें तो बहुत ज्यादा सीवियर करेक्शन हमने देखे हैं। इवन बैंकिंग स्टॉक्स में हमने बड़ा करेक्शन देखा है। तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी टाइम है स्टॉक स्पेसिफिक बनने का। अर्निंग सीजन शुरुआत हो रही है, तो मैं कोई बहुत तेजी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये अर्निंग्स भी बहुत ग्रेट नहीं रहेंगे, आपको मौका काफी मिलेगा आगे। लेकिन आई थिंक एक्यूमुलेट करने का अच्छा चांस है। जो स्टॉक्स आपके एक लिस्ट रेडी होना चाहिए, जो भी आपको जो स्टॉक्स लेने हैं उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपोजर लेना शुरू करना चाहिए। ओके, फिलहाल थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना शुरू कर दें। लेकिन कमजोर जो दिखा है चार्ट पर वो बैंक निफ्टी है, और शायद कल भी कल्प्रिट यही रहा है, जिस तरह से हमने तेज गिरावट ऊपर के लेवल से देखी जाए। ऐसा ट्रेड बनेगा चार्ट पर कि निफ्टी खरीदें, बैंक निफ्टी खरीदें, एक पेयर ट्रेड बनाए ताकि मुनाफा आने की संभावनाएं ज्यादा बन जाए और लॉस हो तो कम हो? अनिल जी, मैं नहीं मानता कि इस समय पेयर ट्रेडिंग करना चाहिए, बिकॉज अगर चार्ट्स में जब मैं दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी देख रहा हूं तो क्लियर एक ट्रेंड है कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है दोनों ही इंडाइसेस। एंड आई थिंक दोनों ही इंडाइसेस में कल हमें जो देखने मिला सेलिंग प्रेशर फ्रॉम द हायर लेवल्स, वो अपर एंड ऑफ द चैनल से देखने मिला। तो सिमिलर चार्ट है दोनों में, सो दोनों ही एज ऑफ नाउ वीक लग रहे, शॉर्ट टर्म में वीक टू साइडवेज लग रहे। अगर ब्रेकआउट आना है तो आई थिंक चैनल के ऊपर दोनों में ही ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा। तो आई थिंक अग्रेसिव बैट्स फिर तो बैंक निफ्टी में भी लिए जा सकते हैं ऊपर की तरफ। और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो अगर बैंक निफ्टी शॉर्ट कर अगर निफ्टी लॉन्ग किया जाए तो आई थिंक बैंक निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकती है, बिकॉज जो हिसाब से हमें शॉर्ट्स ऑलरेडी बिल्डअप देखने मिले थे बैंक निफ्टी में, आई थिंक दे वर मोर देन निफ्टी। तो एज ऑफ नाउ मेरा यही मानना है जी कि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 17,000 आई थिंक 800 के लेवल्स जो है 18,000 के आसपास, आई थिंक वो लेवल्स बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। अगर वो निकलते हैं तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड हो जाएगा, और एज आई थिंक एक साइडवेज टू नेगेटिव बायस कंटिन्यू रहेगा मार्केट्स में। ओके, तो बैंक निफ्टी हमें देखना होगा यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड आगे बनता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली हावी है। फर्टिलाइजर कंपनियां हालांकि आज रेडार पर रहेंगी, क्योंकि कैबिनेट ने गैस पुलिंग का अप्रूवल दे दिया है इस क्षेत्र के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर और बड़ी डेवलपमेंट्स ये भी है कि सीसीआई ने ज़वारी ग्रुप के ओपन ऑफर को भी मंजूरी दे दी है। लेकिन पहली जो इंडस्ट्री रिलेटेड खबर है उस पर मैं एक राय लेना चाहूंगी। कपिल मेहान हमारे साथ है, कंपनी के एमडी और ग्रुप सीईओ। मेहान साहब, स्वागत है आपका। पहले सवाल यही है कि जो सरकार ने फाइनली गो अहेड दे दिया है कि गैस पुलिंग हो पाएगी फर्टिलाइजर क्षेत्र के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है ये आपकी कंपनी के लिए, कितना फायदा है इसके चलते आपको लग रहा है मिलेगा इंडस्ट्री को और आपको? मेरे ख्याल में ये बहुत देर से ओवरड्यू स्टेप था जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि गैस पुलिंग की जाए, ताकि इससे जो है अलग अलग कंपनियों के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस रहते हैं उनको नैरो डाउन किया जाए। तो मेरे हिसाब से और हमारी असेसमेंट के हिसाब से तो ये ऐसा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी रिफॉर्म के लिए अब इंडस्ट्री है वो रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये एक अनेबलिंग स्टेप था जो गवर्नमेंट ने लिया है। और आगे जो है वो और प्राइसिंग रिफॉर्म्स वगैरह का हमको है कि उसका अंदेशा है कि वो भी और आगे जाके और प्राइसिंग रिफॉर्म्स होंगे। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को लाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये यूरिया इंडस्ट्री जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में,
उसके लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि हमारा भी एक प्लांट है यूरिया का गोवा में, तो जाहिर है कि हमें भी इसका जो है फायदा मिलेगा। आपने कहा कॉस्ट जरूर कम होगी, तो आपने एक रफ असेसमेंट कर लिया होगा सर कि कितना कॉस्ट कम हो सकता है? देखिए, कॉस्ट कम नहीं होगी, लेकिन कॉस्ट जो है वो सबकी ऑलमोस्ट जो कॉस्ट डाइवर्सिटी रहती है डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट प्लांट्स में, वो नैरो डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक मेजर कंपोनेंट जो वेरिएबल कॉस्ट का रहता है, एनर्जी कॉस्ट का और फीड स्टॉक कॉस्ट का, वो अब यूनिफॉर्म हो जाएगा सब गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए जो 30 प्लांट है कंट्री में। तो उससे जो है वो जो भी आगे प्राइसिंग रिफॉर्म होगा, उसमें जो कंपनियां पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं या जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, या जो अभी अभी उन्होंने प्राइस चेंज किया है, गैस ओवर को चेंज ओवर किया है, तो उनके लिए जो है ये जाहिर सी बात है कि उनके लिए जो है इसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनकी जो है कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। वो तो जब तक ये प्राइसिंग स्कीम है वो वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल वगैरह में और उसमें फर्क पड़ेगा उन कंपनियों के लिए। शुक्रिया मेहन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालकर इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए। तो साफ तौर पर फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए एक राहत की बात, जहां पर गैस प्राइस पूलिंग होने की वजह से कॉस्ट कम होती हुई दिखेगी गैस की, और एक एफिशिएंसी आएगी, और जो अलग अलग कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग आती है वो अब एक होती हुई नजर आएगी काफी हद तक। देवांग, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, कितना गेम चेंजर है ये फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए, इन स्टॉक्स के लिए, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये स्टॉक्स तो खबरों के दम पर तेजी से दौड़ते हैं। आज आरसीएफ, एनएफएल, ये सारे स्टॉक जो है चंबल वगैरह एक्शन में रहेंगे। क्या करना चाहिए, खरीदारी करें या फिर न्यूज पर बेचना चाहिए? आई थिंक अनिल जी, बहुत टाइम के बाद ये सेक्टर के लिए कुछ अच्छा रिफॉर्म हुआ, ऐसा लग रहा है कि जनरली अगर आप देखें तो शुगर, फर्टिलाइजर, ये सब सेक्टर्स बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है। ओवरऑल मार्केट की तेजी के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि ये जिस तरह का एक छोटे मूव्स है, लेकिन जो गेम चेंजर मूव्स है, जिस तरह का गैस प्राइस का पुलिंग हो रहा है, उनको कनेक्टिविटी वगैरह अच्छी मिलेगी, और मुझे लग रहा है कि इसके कारण एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है, एक अच्छा आई थिंक मोमेंटम भी बन सकता है इन सब स्टॉक्स में। जैसे आपने कहा आरसीएफ, एनएफएल, मुझे नहीं लग रहा है अब इतने टाइम जिसने वेट किया है उसको जल्दी करना चाहिए इसको बेचने के लिए। मे बी इसमें और थोड़ा सा तेजी आपको देखने मिल सकता है इन अनदर क्वार्टर और सो। तो आई थिंक एक बार के लिए इसका क्लियर कॉल होगा कि होल्ड करके रखे, देखे किस तरह से डायनामिक्स पैन आउट होता है। ओके, देखना होगा कि कितना कॉस्ट इन कंपनियों का वाकई में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं जुआरी जैसी कंपनियों की कॉस्ट जहां पर $20 थी, वो इस गैस पूलिंग से $10 या $12 के आसपास रहेगी, तो काफी ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट मिल सकता है। ऑफकोर्स मैनेजमेंट ने वो फिगर नहीं दिया है, लेकिन ये कुछ रफ एनालिसिस कुछ जानकारों ने की है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। फर्टिलाइजर कंपनियां रेडार पर रहेंगी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक खराब सत्र उभर कर आ सकता है। HCL टेक ने गाइडेंस घटाया है, क्रॉस करेंसी का दबाव देखने को मिलेगा। स्टॉक में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कितनी बिकवाली आ सकती है, ये शेयर रहेगा रेडार पर ब्रेक के बाद। वित्त वर्ष 2015 भारतीय बाजारों के लिए बेहद शानदार रहा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी ने तकरीबन 25% के रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लगभग 50% तक की कमाई इन दोनों ही तरह के शेयरों में होती हुई नजर आई। ये साल तो काफी बेहतरीन रहा, लेकिन बड़ा सवाल यह कि वित्त वर्ष 2016 में क्या इसी तरह की आउट परफॉर्मेंस, इसी तरह की बेहतरीन तेजी की उम्मीद की जा सकती है? क्या चैलेंजेस होंगे, कहां मौके होंगे, और कैसा रहेगा अगला साल? इस पर हमारी खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मेरे साथ जुड़ रहे बाजार के जाने माने 3 दिग्गज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट एमडी रामदेव अग्रवाल साहब, इंडिया इन्फोलाइन के चेयरमैन निर्मल जैन साहब, और साथ ही कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश भाई शाह। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। निर्मल जी, शुरुआत आपके साथ करता हूं। बेहतरीन साल रहा है 2015 का वित्त वर्ष, और उम्मीद यह की जा रही कि इस तरह की एक रिपीट परफॉर्मेंस अगर हो पाए अगले साल में तो फिर क्या बात है। क्या लगता है आपको 2016 में और सिचुएशन बेहतर होने की संभावना हो सकती है? 2016-17 में सिचुएशन बेहतर हो सकती है, पर ये सब डिपेंड करेगा, क्योंकि पिछले साल में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार बहुत सारी चीजें करेगी। इस साल में लोग देखना चाहेंगे कि उसमें से कितनी चीजें ग्राउंड लेवल पे होती है या नहीं होती है, और उसके अलावा जो ग्लोबल क्यूज है, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, वो भी काफी मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। अब जैसे यूरोप में क्या होता है, यूएस में क्या होता है,
और उसके चलते इमर्जिंग मार्केट में जो फंड फ्लो है उस पर क्या असर पड़ता है। जहां तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सवाल है, मैं समझता हूं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स अब शायद तैयार है कि 1-2 क्वार्टर के कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, मगर एक डिमांड और इन्वेस्टमेंट का रिवाइवल देखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि अब ये साल का जो परफॉर्मेंस है वो अगर कुछ ठोस कदम देखेंगे सरकार की तरफ से तो मार्केट को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, पर अगर कोई पॉलिटिकल रीजन से या किसी और कारण से अगर वो स्लो हो जाते हैं तो मार्केट में एक बार थोड़ा सा रुक जाएगा, इसके ऊपर और कंसोलिडेट होगा। यानी कि बड़ा ट्रिगर जो होगा वित्त वर्ष 2016 के लिए वो ये होगा कि सरकार की तरफ से एक्शन कितना बढ़ता हुआ दिखता है, ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कितनी बदलती हुई दिखती है। अब तक काम सेंटीमेंट से हो गया। नीलेश भाई, सवाल मैं ये लेना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से 2015 के वित्त वर्ष में पहला हाफ थोड़ा सा कम तेजी वाला रहा, सेकंड हाफ में अच्छी तेजी होती दिखी, अब जिस तरह के माहौल में हम वित्त वर्ष 2016 में जा रहे हैं, क्या आपको लगता है इसी तरह का माहौल फर्स्ट हाफ थोड़ा सबड्यूड, सुस्ती भरा और सेकंड हाफ एक्शन भरा होगा? अनिल जी, 2015-16 में कुछ हद तक फर्स्ट हाफ में एक्शन कम थी बिकॉज इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी, और सेकंड हाफ में एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। लोगों को लगा कि अब यहाँ से मतलब इकोनॉमी में रिवाइवल आएगी। अब गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो टेस्ट मैच के लिए लिए हैं, सो उससे T20 का रिजल्ट आना मुमकिन नहीं है। सो मेरे हिसाब से 2016 ये जो एक साल है वो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में डिवाइड नहीं होगा। वो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाने के लिए, ब्याज की दरें कम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने के लिए, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अश्योरेंस देने के लिए कि उनका पैसा भारत में वेलकम है, ये सारे स्टेप्स जो उन्होंने लिए हैं उसकी किस तरह से इम्पैक्ट आती है, किस तरह से वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, उस हिसाब से मार्केट का माहौल रहेगा। सेकंड चीज हमें ये भी देखनी है कि इस वक्त मतलब लास्ट ईयर हम थोड़े सस्ते मार्केट में थे, 12-13 के पीई में ट्रेड होते थे, आज तकरीबन 16.5 से 17 के पीई में ट्रेड होते हैं, तो एक फेयर वैल्यू के आसपास का मार्केट है। तो लास्ट ईयर पीई ने री रेटिंग करके आपकी मार्केट को बढ़ाया, बट अब अर्निंग्स को आना पड़ेगा, पीई री रेटिंग से उतना फायदा नहीं होगा। तो अर्निंग्स की ट्रेजेक्ट्री कैसे होती है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, उस हिसाब से भी मार्केट में रुख रहेगा। सो हमें ये दोनों चीजों को कंबाइन करके ऐसा लगता है कि आने वाले साल में मार्केट को 2 हाफ में डिवाइड करना मुश्किल रहेगा। वो एक्शंस एंड अर्निंग्स इसके हिसाब से चलता रहेगा। सरकार का एक्शन और कंपनियों की कमाई ये डिसाइड करेगी कि वित्त वर्ष 2015-2016 का बाजार कैसा रहेगा। लेकिन रामदेव अग्रवाल साहब, आपसे भी सवाल यही है, लेकिन बाजार के रिटर्न्स के लिहाज से, क्योंकि हमने 25% के आसपास के रिटर्न्स सेंसेक्स निफ्टी में देखे, 48% के आसपास के रिटर्न्स स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में देखे, क्या वित्त वर्ष 2015-16 में भी इसी तरह का प्रदर्शन बाजार में देखने को मिल सकता है? इसी तरह के रिटर्न्स की उम्मीद करना ठीक होगा? अभी जो पिछले 12 महीने में जो हुआ है उसको रिपीट करना अगले साल इज डिफिकल्ट। मतलब कुछ भी हो सकता है, उससे भी बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त है। मतलब लिक्विडिटी, द होल वर्ल्ड इज फ्लोटिंग इन लिक्विडिटी एंड मोर लिक्विडिटी इज गोइंग टू कम इन। सो लिक्विडिटी इज नॉट एन इशू, द इशू इज द इकोनॉमी। आई मीन हाउ, मतलब कितना फास्ट ये इकोनॉमिक रिस्पांस आने वाला है, जो ग्रोथ जो वेट कर रहे हैं लोग इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो कितना दिन वेट कर रहे हैं। अभी तक थोड़ा सा म्यूटेड है। होपफुली नया साल चालू हो गया, नया चेकबुक आएगा सरकार के पास, 4-6 महीने का जो आपका डिप्रेस ऑयल प्राइस है, ये सब कॉम्बिनेशन, लोअर इंटरेस्ट रेट ऑल्सो, मतलब एक डेल्टा जो अगले 4-6 महीने में होने वाला वो है सिग्निफिकेंटली लोअर इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नर साहब कितना फास्ट जाते हैं उसके ऊपर। सो ये सब, अच्छा कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ा स्लो है, तो उसके कारण से ये समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा होगा। लेकिन एक बात पक्का है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है यहाँ से। मतलब टेम्परेली 5-10%, 12% ग्रोथ ये हो भी सकता है, करेक्शन हो भी सकता है, बट डाउन साइड इज लिमिटेड एंड अप साइड वेन एवर द ट्रेन स्टार्ट्स, द ग्रोथ स्टार्ट्स, आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ गुड 3-4-5 years ऑफ एक्सपांशन। तो उसके लिए टिकट अभी से कटानी पड़ेगी। सो विद द डाउन साइड ऑफ 10% और
एंड अपसाइड ऑफ 100% इन नेक्स्ट 5 years, आई थिंक 3 से 5 साल का हॉराइजन लेके इट इज स्टिल गुड टाइम टू इन्वेस्ट। यानी कि अगले 1 साल की मत सोचे, 3 से 5 साल की सोचे, और वहां पर एक बड़ी तेजी का मौका बनता हुआ दिख सकता है। 10% की डाउनसाइड रिस्क, 100% का मुनाफा, ये इस रिटर्न्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन एक बात तय है कि वित्त वर्ष 2016 के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा सरकार की तरफ से एक्शन कब शुरू होता है और साथ ही कंपनी की कमाई किस तरह से आगे बढ़ती है। और बाजार के इन 3 दिग्गजों के साथ आप आगे की बातचीत देख सकते हैं आज दोपहर 12 बजे। रामदेव अग्रवाल खासतौर से 9:30 बजे आपको ये भी बताएंगे कि FY16 में किन सेक्टर्स में पैसा बनेगा और क्या आउटलुक रहना चाहिए आपका इस वित्त वर्ष में निवेश के लिहाज से। और थोड़ा एक ब्रेक में जाते जाते IOC का शेयर रेडार पर रहेगा, जिसने ATF के दाम 2% घटाए हैं। तो IOC इनफैक्ट वो प्राइस कट करती हुई, लेकिन इसका पूरा फायदा शायद एविएशन कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। जहां पर स्पाइस जेट एयरवेज जैसे स्टॉक्स भी आज रेडार पर रहेंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कई ऐसे स्टॉक्स है जिस पर हमारी नजर रहेगी। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ ही जय ठक्कर और देवांग मेहता और अब सिद्धार्थ भामरे भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। देवांग, पहले एक राय आपसे HCL टेक पे ले ली जाए। जिस तरह से गाइडेंस घटाने की बात की है कंपनी ने और मार्जिन्स पर दबाव हो सकता है, ये कल स्टेटमेंट आते हुए दिखे 3% का इम्पैक्ट, 3% भारी भरकम है एक्चुअली। क्या लगता है HCL टेक और दूसरे IT शेयर पिटने वाले हैं आज? आई थिंक देयर आर ऑल चांसेस। एक चीज अच्छी हो गई है कि आज ही पिट जाएगा, तो रिजल्ट के बाद पिटने के चांस कम है। तो ये जो नया गाइडेंस वाला सिस्टम आया है, मैं 3-4 क्वार्टर से देख रहा हूँ। TCS पहले गाइड कर देता है, मे बी आपका इवन विप्रो गाइड करता है। तो ये सब गाइडेंस जो आ रही है उसके चलते ये तो पता चल रहा है कि ये क्वार्टर वीक रहेगा। ये क्या HCL की कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि देखिए कल CLSA ने इन्फोसिस पर एक अच्छी रिपोर्ट दी, तो क्या ये एक सिर्फ इसी कंपनी की प्रॉब्लम है? और अगर प्रॉब्लम है तो फिर इन्फोसिस के लिए भी होनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज के कंपनी जब इसको डिस्कस करता है तब स्पेसिफिकली कभी ऐसा नहीं कहता है कि इंडस्ट्री में तकलीफ है, ऐसा कहता है। नेस्कॉम के लिए भी जो गाइडेंस होती है उसको भी कुछ कंपनीज बीट करने के लिए सक्सेसफुल भी होती है। तो मुझे लग रहा है आपने जैसे कहा ये 3% की जब बात हो रही है तो ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यू ही होना चाहिए। बट ये तो कह रहे हैं क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट, तो वो नेचुरली कंपनी के लिए पोजीशंस हेड्स हैं उसका इम्पैक्ट है। लेकिन जो वरिंग पार्ट है देवांग की क्रॉस करेंसी के लिहाज से पिछले क्वार्टर में HCL टेक पर इतना ज्यादा हिट नहीं था। दे वर लिटिल बेटर देन दी अदर्स। अगर HCL टेक ही ये संकेत दे रहा है कि आगे और प्रेशर देखने को मिल रहा है, मेरी चिंता यही है कि जो TCS की स्थिति है क्या वो और खराब होगी, इन्फोसिस पर क्या फिर और दबाव आएगा? चांसेस ये है कि HCL टेक और TCS ये दोनों सफर कर सकते हैं क्योंकि दोनों गाइड भी कर चुके हैं। आई थिंक इन्फोसिस और विप्रो जिस तरह से जनरली अंडर परफॉर्म किया है, हमें लग रहा है कि ये 2 स्टॉक्स रेडार पे रखने चाहिए। अगर फॉल आता है इन 2 स्टॉक्स में तो हमारे टॉप पिक होंगे विप्रो फॉलोड बाय इन्फोसिस। TCS और HCL टेक ड्यू टू वैल्यूएशन कंसर्न भी मुझे लग रहा है एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो क्या नई शॉर्ट की पोजीशन आप लेंगे HCL टेक में और फिर कितना पैसा बनेगा स्टॉक को बेचकर? आई थिंक डेफिनेटली ये स्टॉक में एक शॉर्ट पोजीशन तभी बना सकते हैं, बिकॉज जो हिसाब से अगर आज ये नीचे खुलता है तो उसके वीकली चार्ट्स पे हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। तो मिनिमम आई थिंक अराउंड फर्स्ट टारगेट रहेगा 940 और उसके नीचे 920 के लेवल्स मिल सकते हैं। बट आई थिंक 920 के ज्यादा मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ ये स्टॉक को। और जैसे देवांग ने बताया, इवन आई बिलीव कि 11,700 के आसपास CNX IT में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो आई थिंक इन्फोसिस एंड विप्रो आर बेटर प्लेस्ड ऑन चार्ट्स एज वेल कंपेयर टू HCL टेक। तो आई थिंक HCL टेक में अगर आप पैर ट्रेड अब बनाना चाहते हो आई थिंक तो HCL टेक को शॉर्ट कर इन्फोसिस को लॉन्ग करना चाहिए। आई थिंक ये पैर ट्रेड में एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ये इंटरेस्टिंग बात की आपने, HCL टेक शॉर्ट करें इन्फोसिस लॉन्ग कर। लेकिन सिद्धार्थ, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल के स्टार परफॉर्मर, अभी खबर ये भी आई कि IOC ने अपने ETF के दाम 2% कम किए हैं। इसका मतलब साफ है कि कुशन है, करेंसी स्टेबल है, क्रूड के दाम स्टेबल है, तो इनके पास काफी जगह है कि वो दाम कम करें। ये बताएं कि क्या अभी भी तेजी रह सकती है और यदि हाँ तो आप तीनों में से क्या खरीदना पसंद करेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। क्रूड ऑयल प्राइस ऑफ लेट थोड़े वोलेटाइल है। ब्रेंट में हम देख रहे हैं कि 54-55 के आसपास सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 60 के आसपास है। करेंसी भी स्टेबल है, जिसके चलते हुए थोड़ी सी रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी क्लियर दिख रही है OMCs को। BPCL एक अलग प्ले ऑल टाइम हाई है। हिंद पेट्रो is already trading with lot of long positions. IOC एक स्टॉक था जिसने अंडर परफॉर्म किया लास्ट 3-4 महीने में अगर आप देखो तो, और कल इसमें हमने एक ब्रेकआउट देखा है विद फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशंस। तो अगर मुझे OMCs में अगर कहीं पॉजिटिव बायस से ट्रेड करना है तो वो IOC रहेगा।
ओके, आईओसी ही होगा पसंद पॉजिटिव ट्रेड करने के लिहाज से यहाँ पर सिद्धार्थ की नजर में। मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिस पर हम फोकस करेंगे। JSW एनर्जी QIP लाने की तैयारी है, बायोकॉन इनकी सब्सिडरी कंपनी के लिए एक IPO लाने की तैयारी, कुछ स्टॉक्स जहां पर फंड्स का एक्शन हुआ है, इन सब पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, देवांग मेहता, सिद्धार्थ भामरे और जय ठक्कर। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे। सिद्धार्थ, बायोकॉन, हालांकि पहले से खबर आ रही कि इनकी जो सिंजिन जो इनकी सब्सिडरी कंपनी उनके लिए इशू लाने की प्लानिंग थी, लेकिन मैनेजमेंट ने एक बार फिर से दोहराया कि 2 महीने में शायद ये प्रोसेस शुरू होती हुई दिखी। और दूसरा ये कि इन्होंने अपने SEZ के लिए कुछ 40 एकड़ जमीन भी खरीदी है, माफ कीजिए, इस कंपनी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए जमीन भी खरीदी है। तो ये 2 खबरें हैं बायोकॉन को लेकर। क्या जिस तरह की तेजी मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में होती दिखी है पिछले हफ्ते 10 दिन में, अब भी बायोकॉन में कोई अपसाइड बाकी है, खरीदारी करेंगे आप? जी, डिस्क्लेमर, पिछले 1-1.5 महीने से हम काफी एक्टिव है स्टॉक में और 410 से लेकर 430 के बीच में हम एक्यूमुलेशन की सलाह दे रहे थे। अगर आप जनरली कंसेंसस अगर इसमें देखें तो मोस्ट ऑफ दी ब्रोकिंग फर्म्स आर नेगेटिव फ्रॉम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और कह रहे हैं कि अर्निंग्स इतनी जल्दी आएगी नहीं, लेकिन हम देख रहे थे कि काफी अच्छा FNO में इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा था और जो बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी इसमें, स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 6-7 महीने में। तो वो लास्ट 2 महीने से ये स्टॉक में वो शॉर्ट रोल ओवर नहीं हुई है, यानी कि जिसको भी मंदी करना था वो मंदी कर चुके थे और यहां से मुझे एक अपसाइड लग रहा था। अभी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है कि दिस स्टॉक कैन इजीली गो टू 520, 530 ऑड लेवल्स पोजिशनली। आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली यही सीरीज में हो जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप अगर फार्मा सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट्स है तो इसमें आप ज्यादा एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो डिस्क्लोजर की वी आर लॉन्ग इन दिस एंड वी आर हैविंग एग्रेसिव टारगेट्स। करंट लेवल्स पे भी इसमें लॉन्ग जाया जा सकता है, बट फ्रॉम पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, नॉट फ्रॉम डे और 2। पोजीशन ट्रेड के लिहाज से बायोकॉन एक अट्रैक्टिव प्लेयर रह सकता है। मैनेजमेंट ने हमें पिछले हफ्ते ही कहा था कि नए वित्त वर्ष यानी कि इस साल के पहले 6 माही में वो स्टॉक लिस्ट होगा सिंजीन का और मेजर वैल्यू अनलॉकिंग होगी बायोकॉन के लिए गोइंग फॉरवर्ड। लगभग $10 बिलियन जो मैंने रेज करने की $10 बिलियन सिंजीन का वैल्यूएशन, तो फिर बायोकॉन का क्या होगा? आई एम शॉक, मतलब तो मार्केट और ज्यादा इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। अगर ये वैल्यूएशन अगर मार्केट उसको देता है तो मतलब मुझे लग रहा है ये और 50-100 रुपए तो ऐसे ही भागना चाहिए। अभी तक नहीं चल रहा है इसका, आई इंटरप्रेट इन सम डिफरेंट वे। आई डोंट नो कि मार्केट को या स्ट्रीट को पता है कि इतना बड़ा वैल्यूएशन ना भी हो, सो आई डोंट नो। बट जैसे बायोकॉन हमारे कवरेज में नहीं है इसलिए ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है। आगे क्या आउट परफॉर्मेंस हो सकता है कि इट्स डिफिकल्ट कॉल टू टेक बाय ऑन अ फंडामेंटल बेसिस। बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग डेफिनेटली होगी स्टॉक में। एक और काउंटर जो रडार पर रहेगा आज वो है JSW एनर्जी का। अब साजन जिंदल इसमें अपनी हिस्सेदारी कुछ बेचना चाहते हैं, फंड रेज करेंगे और लगभग अनुमान यही है कि 2000 करोड़ पैसे रेज होंगे, QIP भी आएगा। क्या आपकी राय रहेगी इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि बीच में ये भी था कि ये कंपनी कुछ दूसरे एसेट्स को एक्वायर करने वाली है, मॉनेट ग्रुप से बातचीत हो रही थी, क्या एनालिसिस है इस कंपनी के? आई थिंक सबसे अगर एग्रेसिव कोई पावर प्रोड्यूसर है प्राइवेट स्पेस में तो JSW है। 3170 मेगावाट के आसपास की क्षमता है और गोइंग फॉरवर्ड अगर मैनेजमेंट की कमेंट पड़े तो 10, 11, 12,000 मेगावाट तक भी उसको लेके जाना है इसको। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा 75% अभी सज्जन जिंदाल के पास, प्रमोटर के पास जिसकी होल्डिंग है, तो काफी लीवे भी है इसमें QIP का और इसमें आई थिंक इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी है। तो QIP जब होता है तब इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी होना चाहिए करंट रेट्स के आसपास। तो आई थिंक ये भी ये स्टॉक के लिए हमने देखा है। जनरली पावर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते जा रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक में एक अच्छा हमें रुझान देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सक्सेसफुल सेल आउट हो जाएगा और डेट भी अगर इसकी, मैं जिस तरह से देख रहा था, डेट भी इसकी बाकी पावर प्रोड्यूसर से काफी कम है। तो आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। पॉजिटिव व्यू रखें यहाँ पर JSW एनर्जी पर, ये राय आती है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए भारतीय बाजारों की शुरुआत। प्री ओपनिंग सेशन में SGX निफ्टी सुस्ती और कमजोरी के संकेत देता हुआ 20 अंक नीचे है लगभग, और एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार है। हांगकांग, शंघाई ऊपर है, बाकी बाजार नीचे। अमेरिका में कल कमजोर क्लोजिंग। ऐसे में बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, रुपए की ओपनिंग और पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।